तो आज हम लोग एडवेंचरर्स हु डोंट बिलीव इन ह्यूमैनिटी के दूसरे एपिसोड को एक्सप्लेन करेंगे। इसीलिए बिना देरी किए एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में वो चारों एक गिल्ड में गए होते हैं अपनी टीम का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, लेकिन वो चारों वहाँ की वर्कर को कुछ ज्यादा ही घूर रहे होते हैं, इसलिए वो वर्कर उन लोगों से डर रहे होती है। फिर उसके बाद वहाँ पर एक ओल्ड लेडी आती है जो निक को पहले से ही जानती है, इसीलिए निक उस लेडी से बोलता है अगर तुम मुझे जानते हो तो फिर चीजों को जल्दी खत्म कर दो। और फिर वो लेडी निक की टीम को चेक करती है और निक की टीम बिल्कुल परफेक्ट होती है। और फिर उस गिल्ड की वर्कर उस लेडी की कुछ कान में बोलती है। निक उस लेडी से पूछता है तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो। वो लेडी कैरन की तरफ इशारा करती है और फिर हमें पता चलता है कि कैरन एक सी रैंक की डंजन से अकेले जिंदा वापस आई थी, की वजह से कैरन गिल्ड के आसपास काफी ज्यादा फेमस हो गई है। और फिर वो लेडी निक से निक की टीम का नाम पूछती है और क्योंकि उन सभी की सिर्फ एक ही इच्छा होती है कि वो हमेशा जिंदा वापस आए, इसीलिए निक अपनी टीम का नाम सर्वाइवर्स रख देता है और इससे किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होती है। और फिर उसी रात निक अपनी टीम के लिए 3 नियम बनाता है। टियाना हमें पहला नियम बताती है जो कि होता है किसी के भी हॉबी में कोई भी दखल नहीं देगा। जब हमें दूसरा नियम बताता है जो कि होता है हमेशा पैसों का ख्याल रखना और उन्हें सेव कर रखना। कैरन हमें तीसरा नियम बताती है जो कि सबसे जरूरी होता है, वो है किसी भी हाल में जिंदा वापस आना। और क्योंकि पैसे सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, इसीलिए निक पूरा हिसाब किताब रखेगा और टियाना निक के ऊपर नजर रखेगी कि निक ने किताबों में क्या लिखा है और पैसों को अपने पास रखेगी। और कैरन का काम होगा उन्हें सेव रखना। लेकिन कैरन इसके लिए काफी ज्यादा नर्वस होती है। निक उससे बोलता है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए सच में बहुत ज्यादा मजबूत तिजोरी लेकर आऊंगा, इसे कोई भी तोड़ नहीं सकता है। फिर उसके बाद निक जेम से बोलता है कि जेम चाबी संभालेगा, लेकिन जेम निक को बीच में रोक देता है और उससे बोलता है कि तुम फोर्स कर रहे हो। जेम बोलता है कि निक इस तरह से दिखा रहा है कि निक हर किसी चीज को आसान कर रहा है, लेकिन असल में निक चीजों को इस तरह से आसान कर रहा है जिससे कि निक को ही फायदा हो। निक जेम से बोलता है यही है, मैं यही सुनना चाहता था, अगर तुम लोगों को कुछ भी अजीब लगता है तो मुझे बताओ। टियाना भी निक से बोलती है कि निक को ही सबसे ज्यादा मुश्किल होगी उस तिजोरी को तोड़ने में। जेम टियाना से बोलता है जब हम सभी लोग सो रहे होंगे तब हम लोग उस तिजोरी को तोड़ने की कोशिश करेंगे। कैरन बोलती है फिर उसके बाद मैं बहुत ज्यादा यमी खाना खाऊंगी। और निक उन सभी लोगों की बातें सुनकर हंसने लगता है। निक बोलता है मैंने अपनी पास्ट लाइफ में सीखा है कि किसी को किसी चीज की सुरक्षा करने के लिए रखना वो ट्रस्ट नहीं है। ट्रस्ट का मतलब होता है कि कोई भी पर्सन उसे चोट नहीं पहुंचाएगा। जेम निक से बोलता है तुम हमें एक दूसरे के ऊपर विश्वास और शक दोनों करने के लिए कह रहे हो। और फिर निक कैरन से पूछता है कैरन क्या तुम मेरे ऊपर विश्वास कर सकती हो। कैरन बोलती है मैं कर सकती हूँ, लेकिन किसी के ऊपर विश्वास करना किसी के ऊपर शक करने से ज्यादा मुश्किल है। जेम बोलता है क्योंकि इसका मतलब तुम अपना भविष्य किसी और के हाथों में दे रहे हो। निक बोलता है हाँ, इसीलिए हम सभी आज यहाँ पर हैं। और फिर निक उन लोगों से बताता है कि इसीलिए हम लोगों को एक दूसरे के ऊपर शक रखना भी जरूरी है। और फिर कैरन बोलती है लेकिन मैं तुम सभी के ऊपर विश्वास करना चाहती हूँ। और सभी एक साथ बोलते हैं कि हम सभी भी इसी तरह से फील करते हैं। और फिर इसकी अगली सुबह वो सभी एक स्लाइम डंजन में जाते हैं और क्योंकि उन लोगों का रैंक जी होता है, इसीलिए उन लोगों को सिर्फ 3 ही डंजन में जाने के लिए अलाउ होता है। और अगर उन लोगों को अपनी रैंक F करनी, इसीलिए उन लोगों को इन तीनों डंजन के बॉस को मारना होगा। टियाना निक से बोलते जिस तरह से तुम बोल रहे हो सुनने में तो ये इजी लगता है। निक टियाना से बोलता है हाँ ये इजी है, ये बस एक प्रैक्टिस एरिया जिसे हम लोगों को कंप्लीट करना है। जेम निक से बोलता है मेरे और टियाना के पास कोई भी फाइटिंग एक्सपीरियंस नहीं है। टियाना बोलती है और मैंने जो कुछ भी स्कूल में सीखा है मुझे नहीं लगता है कि वो यहाँ पर काम आएगा। निक उन दोनों से बोलता है मैं ये जानता हूँ, लेकिन मैं ये सोच भी नहीं सकता कि तुम दोनों यहाँ पर मारे जा सकते हो। निक बोलता है नहीं, तुम लोग मारे जा सकते हो अगर तुम लोग लापरवाह हो जाते हो। और फिर उसके बाद निक उन लोगों को रोक देता है और बोलता है कि हम लोग उस जगह पर पहुंच गए हैं जहाँ से हमारी टीम सर्वाइवर्स की शुरुआत होगी। फिर उसके बाद निक उन लोगों के स्लाइम मॉन्स्टर दिखाता है और टियाना को वो स्लाइम काफी ज्यादा क्यूट लगता है, लेकिन वो स्लाइम घास खा रहा होता है। निक उन लोगों को बताता है कि ये स्लाइम हार्मलेस होते हैं, लेकिन ये सब कुछ खाते हैं, लेकिन अगर ये बड़े हो जाते हैं और किसी खेत में चले जाते हैं तो फिर ये गायों को भी खाना शुरू कर देते हैं। और फिर उसके बाद निक उस स्लाइम के अंदर अपना हाथ डाल देता है और उस स्लाइम से उसका कोर बाहर खींच लेता है और उन तीनों को उस कोर को दिखाते हुए बोलता है तुम इन्हें अपने खाली हाथों से मार सकते हो, बस तुम्हें इस कोर को बाहर निकालना है। और यही वो चीज है जिसकी मदद से हमें पैसे मिलेंगे, इसीलिए इस चीज को पीछे मत छोड़ना। और फिर उसके बाद वो चार ऊपर चढ़ते जाते हैं और उन्हें जितने भी रास्ते में स्लाइम मॉन्स्टर मिलते हैं उन सभी से उनके कोर निकाल लेते हैं। जेम कोर को निकालते हुए बोलता है मैं जानता हूँ कि ये सभी मॉन्स्टर है, लेकिन फिर भी मुझे बुरा फील हो रहा है। निक जेम को बताता है अगर हम लोगों ने इनसे पीछा नहीं छुड़ाया तो फिर ये सभी मॉन्स्टर में बदल जाएंगे और सारे प्लांट्स और एनिमल भी। टियाना बोलती है अगर तुम इन मॉन्स्टर्स को नहीं मारोगे और अपनी मुसीबत से पीछा नहीं छुड़ाओगे तो फिर ये डंजन और ज्यादा बड़ी होती जाएगी, तुमको बस ये खुद से बस बोलते जाना होगा। जेम टियाना से पूछता है लेकिन मॉन्स्टर आखिर लोगों के ऊपर अटैक क्यों करते हैं। टियाना बताते हैं कि मॉन्स्टर के साथ इसी तरह से बात करने का तरीका है और वैसे भी सारे मॉन्स्टर बिना किसी बात के लोगों के ऊपर अटैक करते हैं। जेम बोलता है इसीलिए हम लोगों को उनके साथ फाइट करनी पड़ती है, लेकिन ये किसी तरह से काफी ज्यादा उदास फील होता है। निक जेम से बोलता है हाँ, इसीलिए अपना गार्ड नीचे मत करना। टियाना निक से बोलते हैं लेकिन हम लोग कुछ ज्यादा ही फ्लोर्स ऊपर आ गए हैं, लेकिन अभी तक हमने सिर्फ थोड़े ही चेंज देखे हैं। ये स्लाइम पहले से ज्यादा बढ़ गए और तेज हो गए हैं और मैं इसे देख नहीं सकते। और तुम जानते हो कि मैंने ऑर्क और गॉब्लिन के साथ फाइट किया और उन्हें हरा दिया है। लेकिन तभी एक स्लाइम टियाना के मुंह के ऊपर चिपक जाता है और टियाना के पैर के
नीचे भी एक स्लाइम आ जाता है जिससे टियाना नीचे गिर जाती है। और फिर निक टियाना को बताता है कि इस फ्लोर के ऊपर कुछ स्लाइम्स तुम्हारे ऊपर अपना फ्लूइड थूक सकते हैं और अगर तुम उनके ऊपर पैर रखते हो तो फिर तुम फिसल कर नीचे गिर जाओगे। और यही सब वो चीजें हैं जो मैं तुमसे कह रहा था। टियाना निक से बोलती है लेकिन तुमने कहा था कि अपना गार्ड नीचे मत करना। लेकिन फिर उसके बाद टियाना काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उस स्लाइम के ऊपर अटैक करते हुए बोलती है कि मैं इनसे इसका बदला लेकर रहूंगी। लेकिन टियाना ने गलती से अपनी आइस ब्लेड उस तरफ फायर कर दी होती है जहाँ पर कैरन होती है। लेकिन कैरन अपनी स्वॉर्ड की मदद से उन आइस ब्लेड्स को ब्लॉक कर लेती है। इससे कैरन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। टियाना कैरन से बोलती है तुम ठीक तो हो ना, मुझे माफ कर दो, मैंने गलती से तुम्हारी तरफ आइस ब्लेड फायर कर दिया था लेकिन तुम्हें थोड़ा और सा सावधान होना चाहिए था। लेकिन कैरन टियाना से बोलती है मैंने तुम्हारे ऊपर विश्वास करने की कोशिश की थी और मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास करना चाहती थी। और फिर कैरन टियाना से बोलती अगली बार मैं वो होंगी जिसने गलती की होगी। और फिर अगले सारा टाइम तक टियाना और कैरन एक दूसरे से खफा रहती है और एक दूसरे को घूरती रहती है और एक दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं करती है। और फिर उसके बाद वो सभी टॉप फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। निक उन सभी लोगों से बोलता अभी तक यहाँ पर जो कुछ भी हुआ मैंने तुम सभी को सिखा दिया है लेकिन तुम सभी को आखिर तक फोकस्ड रहने की जरूरत है। और फिर उसके बाद वो सभी जब अपने सामने देखते हैं तब उनके सामने एक बहुत बड़ा स्लाइम होता है। जेम निक के कान में बोलता है निक सा आप अपने सामने देखें वहाँ पर बहुत बड़ा स्लाइम है। निक उन सभी लोगों से बोलता है वो एक बड़ा स्लाइम है और इस डंजन का बॉस भी। और फिर निक उन सभी लोगों को उस बड़े स्लाइम को मारने का तरीका बताता है लेकिन टियाना उसकी बात नहीं सुनती और सीधा उस स्लाइम के ऊपर अटैक करते हुए बोलती है मैं उसे खुद ही निपट लूंगी। और फिर उसके बाद टियाना उस बड़े स्लाइम के ऊपर अपने आइस क्रिस्टल से अटैक करती है। वो आइस क्रिस्टल उस स्लाइम के अंदर चला जाता है और उसे अंदर से जमाने लग जाता है। निक टियाना से बोलता है टियाना पीछे हट जाओ लेकिन तभी वो स्लाइम फट जाता है और वो पूरा स्लाइम सीधा आकर उन लोगों के ऊपर लगता है। और फिर उसके अगले सीन में वो चारों एक नदी किनारे होते हैं और अपने ऊपर से उस स्लाइम को साफ कर रहे होते हैं। लेकिन वो सभी एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहे होते हैं और एक दूसरे के ऊपर शक कर रहे होते हैं और अपने अपने तरीके से फाइट कर रहे होते हैं। इसीलिए निक उन सभी से बोलता है कि हमें बात करने की जरूरत है और इससे अच्छा टाइम हो नहीं सकता है। फिर उसके बाद निक अपना आर्मर और अपना वेपन उन लोगों के सामने उतार के रख देता है और उन लोगों से अपनी सारी एबिलिटी और वीकनेस बता देता है। टियाना निक से पूछती है क्या तुम हमें अपने सीक्रेट्स बता रहे हो। निक बोलता है मुझे नहीं लगता कि हम एक दूसरे के ऊपर विश्वास कर सकते हैं क्योंकि हम सभी ये नहीं जानते हैं कि वो लोग किस चीज के लिए कैपेबल हैं और मुझे लगता है कि इससे हमें एक दूसरे को समझने में और ज्यादा मदद मिलेगी और हम लोग एक दूसरे के ऊपर और ज्यादा विश्वास कर सकते हैं। टियाना बोलती है तो फिर क्या हमें एक दूसरे को अपनी वीकनेस भी दिखानी होगी। लेकिन निक इसके लिए मना कर देता है और बोलता है जो चीज हम सभी लोगों में कॉमन है वो ये है कि किसी ने उसी चीज का फायदा उठाया और हमें धोखा दिया और कुछ लोग हमारी स्किल से जलते थे और कुछ लोगों ने उन्हीं का फायदा उठाया और हमें धोखा दे दिया और इसी तरह से हम सभी आज यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो इसीलिए अगर तुम लोग अपनी स्किल के बारे में बताना नहीं चाहते हो तो फिर तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारा इस तरह से यहाँ पर बैठे रहना तो फिर ये टाइम की बर्बादी होगी। लेकिन अगर हम लोग रास्ते में कहीं पर बात करना चाहते हैं तो फिर हम लोग कर सकते हैं। और इसके बजाय एक और चीज है जो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग डिसाइड करो कि तुम लोग किस उम्मीद से इस टीम के अंदर इकट्ठा हुए थे। और फिर उसके बाद जेम अपनी सारी एबिलिटी बताता है। जेम बताता है कि अगर तुम लोग मुझे मारना चाहते हो तो फिर तुम लोग मुझे छोटे से छोटे हथियार से मार सकते हो और मैं किसी भी तरह का फाइटिंग एक्सपीरियंस नहीं रखता हूँ लेकिन मैं किसी भी तरह का हीलिंग मैजिक इस्तेमाल कर सकता हूँ। निक जेम से बोलता ऐसे मत कहो कि कोई तुम्हें मारना चाहता है। और फिर उसके बाद टियाना उठती है और सीधा कैरन के सामने चली जाती है और उसके सामने अपना सर झुका लेते हैं और उसे सॉरी बोलती है और कैरन को अपनी सारी एबिलिटी और वीकनेस बता देती है और वापस आकर वहीं पर बैठ जाती है जहाँ पर वो बैठी थी। लेकिन फिर टियाना को ठंड लगने लग जाती है। लेकिन फिर उसके बाद कैरन अपने फायर मैजिक का इस्तेमाल करते हुए टियाना के पास आग जला देती है। लेकिन फिर कैरन बोलती है कि उसने गलती कर दी क्योंकि वो टियाना को जलाना चाहती थी। और फिर टियाना कैरन से बोलती है अगर तुमने गलती कर दी तो फिर अगली बार अच्छे से निशाना लगाना मुझे जलाने के लिए। और फिर उसके अगले सीन में वो सभी एक जंगल के अंदर होते हैं और गॉब्लिन्स के साथ फाइट कर रहे होते हैं। एक गॉब्लिन जेम के ऊपर अटैक करता है लेकिन निक उस गॉब्लिन को पीछे से मार देता है। जेम बोलता है इन सारे मॉन्स्टर को स्लाइम जितना मारना आसान नहीं है। निक उन सारे गॉब्लिन्स को मारते हुए बोलता है इन गॉब्लिन्स के पास अकल होती है इसीलिए ये सारे गॉब्लिन्स फॉर्मेशन बना सकते हैं और अटैक कर सकते हैं। जेम निक से बोलता है मैंने कभी नहीं सोचा था निक कि तुम इतने ज्यादा ताकतवर होगे। लेकिन तभी एक गॉब्लिन जेम के ऊपर दोबारा अटैक कर देता है लेकिन टियाना उस गॉब्लिन को मार देती है और जेम से बोलती है फाइट करते समय बातें ना करने को। और फिर निक बोलता है कि हमें आसपास के एरिया को चेक करना होगा। टियाना निक से बोलती है तुम इसकी चिंता मत करो और फिर उसके बाद अपने डिटेक्ट मैजिक को इस्तेमाल करती है। और फिर उसके बाद टियाना एक तरफ इशारा करते हुए बोलती है कि वो सभी यहाँ पर होंगे। निक टियाना से पूछता है तुम इसे कैसे बता सकती हो। टियाना निक से बोलती है कि मैं अपने डिटेक्ट मैजिक का इस्तेमाल करके 3 किलोमीटर के अंदर कुछ भी देख सकती हूँ और तुम्हें बता सकती हूँ। जेम टियाना के मैजिक के बारे में बताते हुए बोलता है कि बहुत सारे लोग इस तरह के मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। टियाना बोलती है मैंने इस मैजिक को इसलिए सीखा क्योंकि हम निक के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हैं। निक पूछता है लेकिन क्यों। टियाना बोलती है क्योंकि जब तुमने हमें अपनी स्किल के बारे में बताया था तब तुमने ये नहीं बताया था कि तुम इस तरह से फाइट कर सकते हो। और जेम निक से बोलता है ऐसा लगता है कि तुम्हें खुद को मेजर करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। और कैरन भी निक के ऊपर चिल्लाते हुए बोलते हैं ये बिल्कुल बात सही है, तुम बहुत ज्यादा तेज थे और मैं कुछ भी कर नहीं पाई। लेकिन तभी टियाना को
कुछ अजीब सा महसूस होता है और टियाना बोलती है वहाँ पर उन गॉब्लिन्स में से किसी एक गॉब्लिन के पास बहुत ज्यादा पावर है और उस गॉब्लिन के पास कम से कम 5 गुना ज्यादा पावर होगी। निक बोलता है ये तो बड़ी दुख की बात है क्योंकि वो जरूर एक ऑर्क होगा। निक बताता है कि वो जरूर एक होप गॉब्लिन का इवॉल्व वर्जन होगा और उसकी पावर काफी ज्यादा होगी। जेम पूछता है तो फिर क्या उसे हराना मुश्किल है? निक बोलता है नहीं, अगर हम सभी एक साथ काम करें तो फिर काम बन सकता है, लेकिन तुम जानते हो कि हम सभी किस तरह के हैं और उसे हराना काफी ज्यादा मुश्किल होगा और अगर हमने थोड़ी सी भी गलती की तो फिर हम सभी मारे जाएंगे। और फिर जेम बोलता है तो फिर हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें वापस चलना चाहिए? निक बोलता है हम ऐसा नहीं कर सकते, अगर हम सभी पीछे हट गए तो फिर वो गॉब्लिन्स दोबारा से इकट्ठा हो जाएंगे और जितने भी लोग आसपास में रहते हैं उनके ऊपर अटैक भी कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात हमें इसके लिए कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। और फिर टियाना बोलती है कि ऑर्क के पास काफी ज्यादा हाईली मैजिक रेजिस्टेंस होता है, इसीलिए टियाना ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगी और आखिर में निक और कैरन को ही एक साथ फाइट करके उस गॉब्लिन को मारना होगा। और फिर उसके बाद निक उन सभी लोगों को प्लान बताता है। टियाना उस ऑर्क को डिस्ट्रैक्ट करेगी अपनी मैजिक की मदद से और जेम अपने मैजिक की मदद से उन दोनों को बफ देगा और निक और कैरन उस ऑर्क के ऊपर अटैक करेंगे। लेकिन अगर उन्हें उस ऑर्क की हार्ड स्किन को काटना है तो फिर उन्हें कैरन के अटैक पावर की जरूरत पड़ेगी। लेकिन कैरन अभी भी उन लोगों के ऊपर विश्वास करने से थोड़ा हिचकिचा रही होती है, लेकिन फिर उसके बाद कैरन उन लोगों की बात मानने को तैयार हो जाती है और उन लोगों के साथ चल देती है। और फिर कैरन टियाना से बोलती है कि मैं अभी भी टियाना के ऊपर विश्वास नहीं करती हूँ, लेकिन मैं ये करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता है कि मैं ये कर सकती हूँ कि नहीं। टियाना कैरन से बोलती है तुम इसकी चिंता मत करो, हम सभी भी इसी तरह से सोचते हैं और हम सभी ये भी नहीं जानते हैं कि हम एक दूसरे के ऊपर विश्वास कर भी पाएंगे या नहीं, लेकिन हम करना चाहते हैं। और फिर उसके बाद वो सभी वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर वो ऑर्क और गॉब्लिन्स होते हैं। और फिर टियाना कैरन से बोलती है देखो हम लोग वहाँ पर पहुँच गए, तुम सीधा जाओ और उसके ऊपर अटैक करो और अपने पीछे का मेरे ऊपर छोड़ दो, और क्या तुम ऐसा कर सकती हो? कैरन उस ऑर्क की तरफ दौड़ लगा देती है और बोलती है मैं कर सकती हूँ। और फिर उसके बाद वो सभी भी अपने अपने काम पर लग जाते हैं। जेम अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों को बफ देता है। टियाना अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए आसपास के गॉब्लिन्स को मार देती है और उस ऑर्क को डिस्ट्रैक्ट कर देती है। लेकिन वो ऑर्क सीटी बजाकर अपने आसपास के साथियों को बुला लेता है, लेकिन निक उन सभी गॉब्लिन्स को अपने नाइफ की मदद से मारता जाता है। वो ऑर्क उन चारों से बोलता है यहाँ पर मत आओ घटिया इंसानों, और फिर अपने सारे गॉब्लिन से उनके ऊपर अटैक करने को बोलता है। और फिर कैरन अपने मन के अंदर सोचती है मैं शुरुआत से ही जानती थी कि मैं इस पार्टी के अंदर क्यों आई थी, क्योंकि मैं हर किसी के ऊपर विश्वास करना चाहती थी। और फिर कैरन आगे बोलती है टियाना ने मुझसे माफी मांगी और अपना सर मेरे सामने झुकाया, कोई भी नोबल इस तरह से नहीं करता है। और दूसरी तरफ टियाना कैरन के पीछे से उसके सामने वाले गॉब्लिन्स के ऊपर अटैक करती है और कैरन बोलती है मैं उसके ऊपर विश्वास करती हूँ, अब मुझे पीछे देखने की जरूरत नहीं है। और जितने भी गॉब्लिन्स कैरन के सामने की तरफ से आ रहे होते हैं, टियाना के मैजिक क्रिस्टल कैरन के पीछे से निकलते हैं और उन सारे गॉब्लिन्स के लग जाते हैं और कैरन का रास्ता क्लियर हो जाता है। और फिर कैरन सीधा उस ऑर्क के ऊपर अपनी शॉर्ट से अटैक करती है और अपने एक ही स्लैश में उस ऑर्क को बीच से काट देती है और उस ऑर्क को वहीं पर जान से मार देती है और बोलती है मैंने कर दिखाया। और टियाना से बोलती है टियाना की तरफ पीट करके उस ऑर्क के ऊपर अटैक करना उतना ही आसान था जितना कि खाना खाना। लेकिन टियाना कैरन से बोलती है शायद से ये अच्छा मौका नहीं था तुम्हारे ऊपर एम करने का, लेकिन अगली बार जरूर करूंगी। कैरन टियाना से पूछती है क्या तुम सच में ऐसा करोगी? लेकिन टियाना उसे कोई भी जवाब नहीं देती और सामने की तरफ निकल जाती है। और फिर जब निक से पूछता है क्या वो दोनों एक साथ सच में हो सकती हैं? निक बोलता है शायद नहीं और शायद से हाँ। और फिर उसके बाद निक उन गॉब्लिन से उनकी सींग बाहर निकालने लग जाता है और पीछे मुड़कर उन दोनों से बोलता है क्या तुम दोनों मदद करना चाहते हो? टियाना बोलती है मुझे दूसरे लोगों की हॉबी में दखल देने की जरूरत नहीं है। निक टियाना से बोलता है मैं इसे इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरी हॉबी है। जेम बोलता है हमें ये करना ही पड़ेगा अगर हमें पैसों की जरूरत है। टियाना बोलती है एक एडवेंचर बनना काफी ज्यादा मुश्किल है। कैरन बोलते हैं ये इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस तुम एक बार करने लगो। लेकिन तभी कैरन को उसकी पॉकेट में एक लॉकेट मिलता है और उस लॉकेट को देखकर कैरन उदास हो जाती है। फिर उसके बाद निक उस ऑर्क के सींग को निकालने के लिए वहाँ पर बैठ जाता है, लेकिन निक को उस ऑर्क के सींग को निकालने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है। लेकिन जब निक थोड़ा सा और ज्यादा जोर देता है तब वो सींग अचानक से बाहर निकल आती है, जिससे निक सीधा जाकर कैरन से टकरा जाता है और कैरन के हाथों से उसका लॉकेट बाहर गिर जाता है और वो सींग सीधा जाकर उस लॉकेट के ऊपर गिरती है, जिससे वो लॉकेट वहीं पर टूट जाता है, जिसकी आवाज को सुन के वो चारों एक साथ चिल्लाते हैं।